शमून कासमी तो- साहब, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े, अन्ना आंदोलन से जुड़े, अरविंद केजरीवाल से जुड़े, आपको नहीं लगता आप जुड़े रहते तो आज आपके पास राज्य मंत्री का दर्जा है, तब आप मंत्री का दर्जा पा जाते? आप बिल्कुल आपकी बातों से मुझे इनकार नहीं है, मगर मेरे साथ जो आप बाहर किसके की साथ हैं? स्थिति इजराइल के साथ हैं कि ईरान के साथ हैं? मैं तो हम पीस के पक्षधर हैं। ये पीस शांति वाला नहीं, वो वाला पीस तो नहीं? नहीं, शांति वाला पीस, हम तो शांति ही वाले लोग। जब आप यूसीसी का समर्थन करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो शमून कासमी सरकारी मुसलमान है। नहीं, असल में देखिए, इतना अन्याय मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने किया, बीजेपी इतना कुछ कर रही है आपके मुताबिक, तो फिर भी उसके बावजूद मुसलमान राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वो असल में क्या है कि वो लोग आरोप है, वो सच है क्या कि उत्तराखंड में मजार जिहाद अपने चरम पर है और वहाँ हरा हरा होता जा रहा है? जहाँ कभी मुसलमान 70 की संख्या में नहीं हुआ करते थे, वहाँ 7,000 और 70,000 होते जा रहे हैं। मतलब आपको ये पता था कि मुसलमान जो मदरसा शिक्षा का पक्षधर हैं, उनकी आप सोच नहीं बदल पाएंगे, धारणा नहीं बदल पाएंगे, तो सिस्टम ही चेंज कर देंगे। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड की अब मैं बात करूंगा। आप अक्सर वक्फ बोर्ड को लेकर के बड़े मुखर रहते हैं, आपने उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। कुछ सबूत हैं आपके पास या सिर्फ आपने धामी साहब को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए कह दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने भी चेयरमैन बने आज से पहले तक, वो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर रहे, और आप उठा के देखिए उनकी चेयरमैन बनने से पहले की उनकी आय और चेयरमैन आफ्टर चेयरमैन बनने की, तो आप उनकी आमदनी 100 गुनी बढ़ गई। वंदे मातरम नहीं गाएंगे, आप पूरा वाला नहीं गाएंगे, फिर उसके बाद आप जो है भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो ये जो आप इतना गुणगान कर रहे हैं मोदी जी का, आप बीजेपी का, तो इनकी तो लाइन ही ये है कि वंदे मातरम गाना होगा, भारत माता की जय बोलना होगा। तो मुस्लिम और राष्ट्रवाद, फिर तो ये अलग अलग रास्ते हो गए। वंदे मातरम यहाँ तो सिर तन से जुदा के नारे लगते हैं। यहाँ तो ये है कि वो जो उसे यानी इस तरह का इन्होंने माहौल बना दिया कि पता चला जो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, खोरे तुम्हारा इंतजार कर रही है। उत्तराखंड वापस भी जाना है आपको? मैं तो उत्तराखंड के अंदर बगैर सिक्योरिटी के घूमता हूँ। आपके साथ भी बगैर सिक्योरिटी के बैठा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज कारनामा में हमारे हमसफर हैं उत्तराखंड की राजनीति और मदरसा शिक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण चेहरा, जाने जाने वाले, माने जाने वाले मुफ्ती शमून कासमी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ आपकी भाषा में। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं आपका एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। 1980 से, जितना मैंने पढ़ा है, 1980 से शमून कासमी साहब जो हैं वो सामाजिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। पोलियो अभियान हो, सामाजिक जागरूकता हो, अन्ना आंदोलन में भी आपने बेहद सक्रिय भूमिका निभाई, अल्पसंख्यक शिक्षा और मदरसा सुधार के मुद्दों पर आप सक्रिय रहे हैं। यूएनएड्स जैसे कार्यक्रमों से जुड़े सामाजिक अभियान में आपकी भागीदारी रही है। अगर मैं शमून कासमी साहब के विचारों की बात करूं तो ये मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम से जोड़ने के पक्षधर हैं। इसके अलावा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये प्रगतिशील कदम बताते हैं और इस वजह से ये अपने ही समुदाय के निशाने पर भी रहते हैं। वक्फ सुधार और पारदर्शिता के ये समर्थक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा और सामाजिक एकता पर ये खुलकर बयान देते रहे हैं और उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की जगह माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी बनने की जो प्रक्रिया है 2025-26 की, उसने शमून कासमी साहब के कार्यकाल को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। एक धार्मिक पृष्ठभूमि से शमून जी, एकदम से राजनीति में आने का फैसला ये एक्सीडेंटल था या मन मर्जी से हुआ है? नहीं, देखिए, 2010 में जो हमारा अन्ना मूवमेंट के नाम से जो आंदोलन शुरू हुआ जी, तो देश के अंदर हमने ये देखा कि करप्शन की वजह से बहुत सारे ये जो हमारे विकास की हमारी यात्राएं हैं या जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है या गरीबों से जुड़ी हुई हैं, वो प्रभावित थी और उसका एक ही निचोड़ निकल के आता था कि इसकी जड़ में करप्शन है। अच्छा। तो जब हमने इस पे गौर किया तो जिस वक्त ये अन्ना मूवमेंट शुरू हुआ तो अन्ना हजारे, किरण बेदी जी, प्रशांत जी और शांति जी और अरविंद और मनीष और बाबा रामदेव और स्वर्गीय स्वामी अग्निवेश जी, तब तो सभी मंच पर थे। तो एक विचार आया कि भाई हमें सरकारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और सरकार को आईना दिखाना चाहिए। सरकारों के खिलाफ, हाँ, भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ आईना दिखाना चाहिए। तो उस वक्त कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, तो जिन 11 लोगों ने
जो एप्लीकेशन दी थी नई दिल्ली थाने के अंदर, जी। उन 11 लोगों में से मैं भी एक था, और यानी मैं उस आंदोलन के संस्थापकों में से एक हूँ। जी जी। वो आंदोलन अपने शिखर पर पहुंचा, वो आप जानते हैं, क्योंकि उस वक्त आपने बहुत उस आंदोलन का कवर जी किया। जी, मैं और ग्राउंड जीरो से कवर करता था। हाँ, हाँ, ग्राउंड जीरो से हाँ, आप कवर करते हैं, तब से ही हमारी आपसे दोस्ती है। जी जी। तो उसकी जो मूल समस्या है देश की, के सांप्रदायिक दंगे, इसी तरह से जो है वो भाई भतीजावाद, तो ये सारी चीजों की जड़ करप्शन था। और जाहिर बात है कि कांग्रेस को एक लंबा कार्यकाल मिला, यानी लगभग कुल मिला के 60 साल का, तो इन तमाम चीज़ों की जड़ों में हमें कांग्रेस ही नजर आई। अच्छा। और तो तय ये किया कि अब हमें इन सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, तो सरकार ने दमनकारी रवैया भी इख्तियार किया। वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, पूरे देश के सामने। मगर देश की जनता ने जो उस वक्त अपना जो उनका अंदर का जो उनके जिज्ञासाएं थी, या कैसे एक देश सुरक्षित और विकसित हो सकता है, यूथ सड़कों पर आ गए, हर वर्ग के लोग सड़कों पर आ गए। और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने उससे कैप्चर कर लिया। उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, वो किसी और मौके पर तो गए आप। हाँ, मगर उसके बाद ये हुआ कि 2014 में जब देश के अंदर आम चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया। तो हमें लगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर हमने गुजरात का दौरा भी किया था। हमारी पूरी टीम, यानी अन्ना हजारे के नेतृत्व में हम वहाँ गए थे। तो वहाँ हमने जाके देखा था कि जो विकास कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, तो उसमें एक आस जगी कि भाई बहुत अच्छा है कि एक आदमी अनुभवी है और उन्होंने काम किया है और फिर राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं। तो उस वक्त ये आंदोलन अपने लास्ट पे वो ख़त्म हो ही गया था। तो हम लोगों ने मिलकर के तय किया कि भाई क्या होना चाहिए। तो फिर एक बार हम स्वामी रामदेव जी हमारे क्योंकि पुराने मित्र हैं, 2015 में जब प्रधानमंत्री पटल से योग दिवस मनवा के लाए थे, तो मैं पहला व्यक्ति था कि मैंने ये कहा था कि योग जो है धर्मनिरपेक्ष है और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। तो मेरी बहुत पुरानी मित्रता स्वामी रामदेव जी से थी। तो तय हुआ कि भाई हम जब तक अपने घर नहीं लौटेंगे, जब तक हम इस करप्ट सरकार को, दमनकारी सरकार को हम वापस नहीं कर सकते। शमून कासमी साहब, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े, अन्ना आंदोलन से जुड़े, अरविंद केजरीवाल से जुड़े, आपको नहीं लगता आप जुड़े रहते तो आज आपके पास राज्य मंत्री का दर्जा है, तब आप मंत्री का दर्जा पा जाते? नहीं, देखिए, उस जमाने के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि हर आंदोलन के बाद जो है वो देश में परिवर्तन आया है। आप बिल्कुल, आपकी बातों से मुझे इनकार नहीं है, मगर मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ देश था और देश ही सर्वोपरि है। मैं ये समझता हूँ कि समस्त धर्मों के अंदर, मैं ये भी कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म पहले या देश पहले, मैं ये कहता हूँ देश पहले इसलिए है कि अगर देश नहीं होगा, ना धर्म होगा, ना धर्माचार्य होंगे। तो इसलिए देश सर्वोपरि है। उसकी मिसाल आप पूरी दुनिया से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इजराइल और अमेरिका और ईरान को, कि वहाँ आप जो वार की स्थिति, इजराइल के साथ है कि ईरान के साथ है? मैं तो, हम लोग तो देखिए तटस्थ हैं, अपनी सरकार के साथ हैं। और जो सरकार का, हमारी जो सरकार का नजरिया है, भारत की जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत अति उत्तम है। और उसका नतीजा ये है कि हम गुट निरपेक्ष हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पीस रहे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, यही वजह है कि उन्होंने जब यूक्रेन की जंग हो या इजराइल और ईरान की पहली जंग हो, उन तमाम चीज़ों में सकारात्मक रोल उन्होंने का निर्वहन किया है। तो मैं समझता हूं कि हम पीस के पक्षधर हैं। हम ये चाहते हैं कि जंगों से मसले हल नहीं होते, संवाद से। पीस शांति वाला है ना, वो वाला पीस तो नहीं ना? नहीं, शांति वाला पीस। हम तो शांति ही वाले लोग हैं, हम तो शांति वाले लोग हैं। लेकिन लोग मानते नहीं ऐसा। लोग, जब आप यूसीसी का समर्थन करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो शमून कासमी सरकारी मुसलमान है। नहीं, असल में देखिए, मुसलमानों की बड़ी बदनसीबी, मुसलमान ही कहते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुसलमानों की बदनसीबी ये रही है कि अगर मैं आज ये कंपेयर करूं कि 1947 के बाद, मैं दो मिसालें देता हूँ, आरएसएस की और मुसलमानों के संगठनों की। मुसलमानों का संगठन बना 1919 में और आरएसएस स्थापित हुई 1925 में। आरएसएस ने अपनी राष्ट्र को सर्वोपरि रखने वाली विचारधारा से सारे देश से छुआछूत को कम किया। इसी तरह से जो भी डिफरेंसेस थे, उन सब के ऊपर बहुत काम किया उन्होंने। उसके बरक्स
और एक बड़ा काम ये हुआ कि उनके उस संगठन का कोई भी सरसंचालक, जिसे आप प्रेसिडेंट कह सकते हैं, उनके परिवार से नहीं आया। आप ये कहेंगे कि परिवार वो शादी नहीं करते, तो भाई भतीजे तो हैं। बदनसीबी ये रही कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम संगठन वो भाई भतीजेवाद का शिकार हो गए और उनकी डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए था, वो प्रभावित हुआ। और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आरएसएस ने अपनाया वो फल फूल रहा है। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि उन लोगों ने अपनी सीटें बचाने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए आरएसएस का और आज भाजपा का नाम लेके मुसलमानों को डराया। मैं ये कह सकता हूं कि यूसीसी हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर उसकी पहल हुई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने साहस के साथ ये निर्णय लिया। तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमने ये कहा कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के भी खिलाफ नहीं। यूसीसी अंकुश लगाती है कुप्रथाओं पर, समर्थन करती है अच्छाइयों का। यानी दमनकारी जो तरीका धर्मों ने अपनाया उसके ऊपर अंकुश लगाती है। धर्म नाम है करुणा और प्यार का, किसी के दमनकारी नजरिए का नाम धर्म नहीं है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यूसीसी एक अच्छा कदम है, उससे समानता आएगी। जो कुप्रथाएं हैं उन पर अंकुश लगेगा। जैसे 3 तलाक है, हलाला है, कोई कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है, मगर इन लोगों ने उसे राइज कर दिया। किस लिए राइज किया? ताकि इनकी धर्म सत्ता को कोई हिला ना सके। अच्छा। तो इसलिए आज मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चल रही है। देश के प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, कोई मुसलमान किसी पद पर नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देखिए, डेमोक्रेसी में मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर कोट करना चाहूंगा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मुसलमानों की फिर वही बदकिस्मती रही है कि क्योंकि इन्हें एजुकेट नहीं होने दिया। कांग्रेस के जमाने के अंदर इतने दंगे, सांप्रदायिक दंगे होते थे। मैं समझता हूँ 25-30 लाख के बीच में मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं। कोई शहर बचा हुआ नहीं जहां सांप्रदायिक दंगे ना हुए हों। भारतीय जनता पार्टी के दौर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौर में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास फला फूला इसलिए है। 50 से ज्यादा बच्चे, फिर भी 50 से ज्यादा बच्चे, 50 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। और जो आपने कहा ना कि वो टिकट नहीं देते, देखिए इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि मानो कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो को भूमिका में कहाँ लाके खड़ा किया, एक ऐसी भूमिका में लाके खड़ा कर दिया कि ये तो गाय हैं और उन्हें ला करके कर दिया कि भैया तुम्हें कत्ल कर देंगे। जबकि आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहीं कोई भेदभाव की बात कही हो। इसमें एक बात ये आती है, मैं आपसे कहूंगा कि हमने तेजी से इस पे काम किया है और उसकी मिसाल उत्तराखंड की 5 सीटें हैं कि 5 सीटों में अगर मुसलमानों की भागीदारी ना होती तो 5 सीटों में इतने मार्जिन से नहीं आ सकती थी। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में तेजी से मुसलमान मुख्य धारा की तरफ आ रहा है और विशेषकर जो पसमानदा मुसलमान हैं, जिसे तमाम नेतृत्व से भी दूर रखा, तमाम विकास से भी दूर रखा, सिर्फ धर्म की अफीम सुंघा करके उसे धर्म से जोड़े रहे, वो तेजी से अपने बच्चों का विकास चाह रहा है। और ये जो 50 से ज्यादा बच्चे इस बार भी यूपीएससी में आए हैं, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी बैकग्राउंड आम लोगों की है, वो तेजी से इस तरफ आ रहे हैं। इतना अन्याय मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने किया, बीजेपी इतना कुछ कर रही है आपके मुताबिक, तो फिर भी उसके बावजूद मुसलमान राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वो असल में क्या है कि वो लोग चैनल पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और वो लोग जो अपने दिल में अपने देश को सर्वोपरि रखते हैं या वो प्रधानमंत्री के निष्पक्ष जो उनकी योजनाओं में शामिल किया है, वो उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है। जब आप देखिए उन्हें भी, वो भी ये कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं, हम उत्तराखंड राज्य के अंदर अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसी भी आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि धीरे धीरे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छंटेगा, बादल हटेगा, रोशनी आएगी, उजाला होगा, तो मुसलमानों के अंदर भी ऐसा मैं महसूस करता हूं कि अंधेरा छंटेगा, जिहालत दूर होगी और इल्म जैसे आएगा, एजुकेशन से जुड़ेंगे तो वो एजुकेशन पर मैं आऊंगा क्योंकि आप मदरसा बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। लेकिन उससे पहले एक आरोप है, वो सच है क्या कि उत्तराखंड में मजार जिहाद अपने चरम पर है और वहां हरा हरा होता जा रहा है? जहां कभी मुसलमान 70 की संख्या में नहीं हुआ करते थे, वहां 7,000 और 70,000 होते जा रहे हैं।
अरे देखिए, उत्तराखंड की बड़ी वो रही है कि मैं फिर ये कहूँगा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर जो तुष्टीकरण किया है वो यही किया कि उन्होंने दिया कुछ नहीं, इनका तुष्टीकरण किया। जैसे मज़ारों की बात आप ले लें, किसी भी लीगल मज़ार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कार्रवाई वहाँ हुई जो वन विभाग की ज़मीन या सरकारी कीमती ज़मीनें हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें घेरने के लिए उन्होंने इस तरह के अवशेष वहाँ रख दिए, और जबकि जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो कोई अवशेष भी नहीं मिला। अच्छा। मैं इससे सीधा ये कहना चाहता हूँ, इसका सीधा मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। उन तथाकथित लोगों ने अपने फायदे के लिए ये मज़ार बनाए और उसका जो चढ़ावा, जो उसका उससे जो चंदा वगैरह जो आता है वो उनके परिवारों पे लगा। उसका आम मुसलमानों को ना एजुकेशन के कोई फ़ायदा हुआ और ना ही उनके कल्याण में उस पैसे का कहीं लगाया गया। मैं समझता हूँ कि ये ईश्वर ने हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिल में ये बात डाली कि भाई ये कीमती ज़मीनें ना इनका मुसलमानों को फ़ायदा है और ये सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा है, उन्होंने कब्ज़ा मुक्त कराया। मैं उसका खैर मकदम करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इन तथाकथित लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर किसी की हिम्मत नहीं होती थी, आज उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड वापस भी जाना है आपको? मैं तो उत्तराखंड के अंदर बगैर सिक्योरिटी के घूमता हूँ। आपके साथ भी बगैर सिक्योरिटी के बैठा हूँ। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने शिक्षा की बात की, मुझे ये बताइए कि मदरसा शिक्षा और स्कूली शिक्षा, इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बने, ये बहुत जरूरी है। जो टिपिकल मदरसा शिक्षा के पक्षधर हैं वो स्कूली शिक्षा यानी मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते, उनको लगता है कि एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, है ना? तो इनके बीच संतुलन कैसे जरूरी है? नहीं देखिए, अभी हम मदरसा बोर्ड हमारा 1 जुलाई से माइनॉरिटी शैक्षिक प्राधिकरण में चेंज हो जाएगा। हाँ। इसका बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि मुसलमानों के वो बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं और उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, 4% या 3% होती है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कोई मौका नहीं मिलता था और जो बोर्ड था वो मान्यता विहीन था। अच्छा। उसके जो उसके प्रमाण पत्र थे उनकी कोई हैसियत सरकारी कार्यों में नहीं थी। ठीक है। तो हम लोगों की ये कोशिश थी कि या तो उसे प्रमाण पत्रों को अपग्रेड किया जाए या फिर उसका अल्टरनेट लाना चाहिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो ये फैसला है मदरसा बोर्ड को खत्म करके, बल्कि मैं ये कहूँगा कि विस्तार करके, जो अब तक सिर्फ मुसलमानों को उसका फायदा होता था, वो 6 जो माइनॉरिटी हैं यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, उन सबको उसका लाभ मिलेगा। और जो प्रमाण पत्रों की कोई वैल्यू नहीं थी, आज उन्हें सीधे राज्य बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलेगा। तो उन बच्चों के लिए, जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए 2 रास्ते प्रस्तुत हो जाएंगे। वो चाहें तो अपनी धार्मिक एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और चाहें तो वो अपने मेन मुख्य जो मुख्य धारा की एजुकेशन है उसमें जुड़ के इंजीनियर, डॉक्टर, IAS और IPS बन सकते हैं। और जब ये होगा तो वो बच्चे जब मस्जिद और मदरसों में जाएंगे, जो आधुनिक एजुकेशन भी उनके पास होगी, तो मेरा ये ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुमान है और मेरा प्रैक्टिकल ये है कि फिर वो फूल बांटेंगे, शूल नहीं बांटेंगे। यानी अभी शूल बांट रहे हैं आप? नहीं, मेरा ये नहीं है कि अभी शूल नहीं बांट रहे, हमारे जैसे। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि मदरसा की धारणा के परसेप्शन में बदलाव अगर आप नहीं कर पाए तो आपने मदरसा सिस्टम ही बदलने का सोच लिया। मतलब आपको ये पता था कि मुसलमान जो मदरसा शिक्षा का पक्षधर हैं उनकी आप सोच नहीं बदल पाएंगे, धारणा नहीं बदल पाएंगे, तो सिस्टम ही चेंज कर देते हैं। नहीं देखिए, ये जो सिस्टम को चेंज करना यूँ जरूरी है। हाँ। कि देखिए, हम आज़ादी के बाद से ये मुसलमानों के, उन गरीब लोगों का भी अधिकार है, जो गरीब माइनॉरिटीज़ हैं उनका अधिकार है, हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उन्हें मेन स्ट्रीम की एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इसीलिए जब ये राज्य बोर्ड से उन्हें मान्यता प्राप्त हो जाएंगे तो उन्हें वो मौका मिलेगा जो आज़ादी के बाद उनका मौलिक अधिकार था। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ वो सिलसिला खत्म हो जाएगा कि कौन किस कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, उसका नाम क्या है, बल्कि वो एक भारतीय होगा। और भारतीय होना, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि मेघालय की एजुकेशन जब यहां से खत्म होगी तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि भारतीय एजुकेशन में जब हम रस बस जाएंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमारा हम क्या हैं, बल्कि अपने कर्तव्यों को सामने रखेंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और RSS से जो मुसलमानों को खौफजदा किया है, आने वाले दिनों के अंदर मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ करके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को का कार्य देख करके उन्हें वोट करेगा, तो मैं आज ये बात कह सकता हूं कि आसाम के मुख्यमंत्री और अन्य मुख्यमंत्रियों की
धारणा भी बदल जाएगी कि किडनी तो दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते। मुझे पूरी आशा है कि वो वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और जरूरत पड़ी तो किडनी भी दे देंगे। किडनी भी देंगे। और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। अगर हम इस्लाम की एजुकेशन को और सनातन की एजुकेशन को हम देखें तो दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों में सिमिलरिटी है। संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और आखिरी जो वाणी है वो कुरान है। एकम एवं अद्वितीयम, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, वादो ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। उसी को आगे बढ़ाया। हजरत मोहम्मद साहब का ही पैगाम है, खैरन नासी मन फउन्नास। यहाँ क्या, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी संते भवन्तु सुखिना संते भवन्तु निरामया। तो ये जिस दिन ये धारणा आ जाएगी तो हम भारतीय होंगे, और भारतीय हम धर्मों की उस सीख के अनुसार ही होंगे कि हमारे नफे नुकसान एक होंगे, और फिर कहेंगे कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मैं इसलिए ये बात कह सकता हूं अपने अनुभव की बेस पर कि जो लोग पेड़ पौधों की बात करते हो, गंगा की रक्षा की बात करते हो, पर्यावरण के सुधार की बात करते हो, गौ रक्षा की बात करते हो, वो मुसलमानों का वध कैसे करेंगे। और मैं जिस स्टेट से आता हूँ, ये चारों चीजें उत्तराखंड राज्य से ही संबंधित है। गाय, गंगा, हिमालय, ये सब वहीं से रिलेटेड हैं। आप आइए मुस्कान भाई, आपकी चारधाम की यात्रा कराएंगे, है ना। बहुत शुक्रिया सर। अवैध मदरसों पर कार्रवाई जो हो रही है उसे क्या मानते हैं आप? ये सुधार है या फिर दबाव है? सरकार जो मुस्लिम शिक्षा को सशक्त करने की बात कर रही है, वो सशक्त करने की बात कर रही है या फिर वो नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने की बात कर रही है? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार, कोई भी सरकार जो होती है वो जन कल्याण को ही समर्पित होती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है। और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारी, वो बड़ी ऐसी, मैं समझता हूं कि पूरे विश्व के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे लोकतंत्र की आप तारीफ करेंगे, हमारे संविधान की आप तारीफ करेंगे कि यहाँ बगैर हिंसा के सत्ता स्थानांतरण हो जाती है, और जिसके वोट ज्यादा आती है वो पार्टी वो जोत में जाती है, और फिर उसे अपोजिशन भी एक अच्छा अपना रोल करता है। तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो सबके लिए कल्याण की ही बात होगी, चाहे वो उसमें किसी भी वर्ग के लोग हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, पारसी हों, जैन हों। मैं ये बात कह सकता हूँ, हाँ, आवाज अगर आप नहीं बताएंगे तो वो आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं एक ऐसे आंदोलनकारी के ये बात मैं अपना तजर्बा शेयर करता हूँ, विशेषकर मुसलमानों से, कि आपको अपनी आवाज को सरकार तक जरूर पहुंचाना चाहिए, और शांतिपूर्वक, उग्र होकर नहीं। कोई भी प्रदर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान हो। आप अपना जो लोकतांत्रिक आपका अधिकार है, उसके जरिए से प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो भी की पोस्ट हैं, उन पर आप उन तक अपनी बात पहुंचाइए। मुझे पूरी आशा है कि उनका समाधान होगा, और कोई भी अन्य रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। जैसे ये टेररिज्म का मामला है, या ये बिल्कुल इससे अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। और वो इसलिए कि मैं ये बात कहना चाहूंगा मुसलमानों से आपके माध्यम से, कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है, एनआरसी या एनआरसी का हो, या अन्य जितने भी हमारे यहाँ आई या यूसीसी आई, तो उस पर जिन लोगों ने आकर के एहतजाज किया, उस पर उन मासूम बच्चों को आगे कर देते हैं कि जो इनोसेंट हैं, वो जानते नहीं हैं। उसके उनके दो फायदे हैं। एक तो सरकार से असंतुष्टि पैदा होगी, और सरकार से जब असंतुष्टि पैदा होगी तो उनका मंशा पूरा हो जाएगा कि पुलिस कार्रवाई करेगी उन बच्चों के ऊपर जो अननोन होते हैं, उन्हें पता ही नहीं, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए जुमे के दिन, आपने उनका इस्तेमाल कर लिया, उन पर पुलिस ने कार्रवाई की, उनके ऊपर जब कानूनी कार्रवाई हुई तो वो थाने पुलिस के चक्कर काटेंगे, फिर कोर्ट कचहरी के काटेंगे, तो उनके मन के अंदर सरकार के प्रति एक उनकी भावना जो है वो आहत होगी, और इनका काम पूरा हो जाएगा। वो सरकार को दुश्मन समझने लगेंगे, वो सरकार को दुश्मन समझने लगेंगे, जबकि दुश्मन ये है जिन्होंने उन्हें उकसा करके सड़कों पे लाके खड़ा किया, और इनके बच्चे उनमें होते नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप डेमोक्रेटिक रास्ता अपनाएं, अपनी बात कहने का माध्यम मीडिया भी है, मीडिया में अपनी बात रख सकते हैं, शांतिपूर्वक अपने मसाइल का आपका हल हो सकता है, ऐसा मैं
ठीक है, वक्फ बोर्ड की अब मैं बात करूंगा। आप अक्सर वक्फ बोर्ड को लेकर के बड़े मुखर रहते हैं, आपने उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। कुछ सबूत हैं आपके पास या सिर्फ आपने धामी साहब को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए कह दिए बात? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि फिर मैं प्राइम मिनिस्टर का इस पे धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक साहस का काम किया। देखिए, वक्फ बोर्ड के जितने भी चेयरमैन बने आज से पहले तक, वो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर रहे और कांग्रेस के ही वो चेयरमैन और वक्फ बोर्ड गठित हुआ। आप उठा के देखिए उनकी चेयरमैन बनने से पहले की उनकी आय और चेयरमैन आफ्टर चेयरमैन बनने की, जब वो चेयरमैनशिप के बाद की, तो आप उनकी आमदनी 100 गुनी बढ़ गई। उसका नतीजा ऐसा था कि इन्हें जो कानून बनाया था वो इस तरह का था, उसमें अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी था कि उसका फ़ायदा बोर्ड को ये था कि अगर बोर्ड ये कह दे कि ये ज़मीन हमारी है तो अब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये ज़मीन हमारी, आपकी नहीं है, हमारी है। बोर्ड को तो सिर्फ आपको दावा करना है, बोर्ड को तो सिर्फ हरी चादर डालनी है। तो इसलिए मैं ये बात कहूँगा कि हरी चादर और पीली चादर डाल के आपने कब्जा कर लिया और उस पर अपना दावा ठोक दिया। आज सरकार ने ये साहसी कदम उठा करके उन प्रॉपर्टियों को बचाने का काम किया जो गरीब लोगों के लिए थे। और मैं फिर ये कहूँगा कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। ये वक्फ प्रॉपर्टी यतीमों की, मिस्किनों के लिए थी, गरीबों के लिए थी, गरीब महिलाओं के लिए थी, तलाकशुदा और बेवा महिलाओं के लिए थी। उसका मिसयूज किया कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर, अपने चहेतों को चेयरमैन बना करके, बोर्ड को गठित करके, और उसका दुरुपयोग किया। और कैसे दुरुपयोग किया कि कीमती जमीन के ऊपर मुकदमा जो है ट्रिब्यूनल के अंदर पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच गया, अदम लापरवाही, यानी बगैर किसी वहां पैरवी नहीं हुई, मौसिर पैरवी ना होते हुए जमीनें, कीमती जमीनें निकल गई। और फिर कीमती जमीनों के ऊपर यह हुआ कि जितने मुसलमानों के सरकर्दा लोग हैं उन्होंने ये काम किया कि उनके ऊपर अपने बड़े बड़े ऑफिस और मॉल बना लिए। तो मैं समझता हूं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी थी उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। सरकार ने ये कदम उठा करके जो फैसला लिया है वो गरीब मुसलमानों के फेवर में है। और मैं ये कह सकता हूं कि ये अल्लाह का और उस ईश्वर, उस परम पिता परमेश्वर का ये हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर शायद कृपा है कि ये साहसी निर्णय प्रधानमंत्री ने ले लिया, वरना उन्हें क्या जरूरत थी चलते। अच्छा, आप इतना भिगो भिगो के कांग्रेस को सुना रहे हैं और मोदी जी की जय जयकार और धामी जी की जय जयकार कर रहे हैं। अगला सवाल मेरा इसी पर है कि क्या मानूं, मुफ्ती शमून कासमी एक बीजेपी के मुस्लिम फेस है या फिर आपकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच है? नहीं, देखिए, मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि मैं इसके लिए आज मैं आपको ये कहते हुए मुझे गर्व भी है कि 2014 में जब हमारा आंदोलन ख़त्म हुआ, अभी आपने कहा था कि मैं वहाँ यकीनी तौर से अगर मैं उसमें उनकी हाँ में हाँ रखता तो मैं बड़ी पोस्ट पे होता। मेरा क्योंकि कोई मतभेद इस तरह का नहीं था। जब मैंने आंदोलन छोड़ा तो उस वक्त मीडिया ने कहा कि क्या मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था। तो मैंने ये कहा, उस वक्त मुसलमान हमसे पूछते थे कि इसमें आरएसएस है, तो हम कहते हैं आरएसएस इस देश का एक ऐसा संगठन है जो देश को सर्वोपरि रखता है। तो दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक्त मैंने 5 अप्रैल 2014 को पार्टी को ज्वाइन किया था। और मैं आज ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ अन्याय करने वाली नहीं है, बल्कि भारत के लोगों की पार्टी है। मुसलमानों को इस धारणा से अवगत होना चाहिए। ठीक है, अवगत होना चाहिए। अब सवाल ये कि मुस्लिम और राष्ट्रवाद, ये क्या दोनों साथ चल सकते हैं? वंदे मातरम नहीं गाएंगे, आप पूरा वाला नहीं गाएंगे, फिर उसके बाद आप जो है भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो ये जो आप इतना गुणगान कर रहे हैं मोदी जी का, आप बीजेपी का, तो इनकी तो लाइन ही ये है कि वंदे मातरम गाना होगा, भारत माता की जय बोलना होगा। तो मुस्लिम और राष्ट्रवाद, फिर तो ये अलग अलग रास्ते हो गए। नहीं, असल में आप यही यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। मैं फिर ये बात कहूँगा कि क्योंकि मुसलमानों को एजुकेशन से दूर किया और उन्हें ये जो देखिए वंदे मातरम, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ और ये बड़ी विनम्रता से ये बात मैं मुस्लिम विद्वानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिन्होंने इसे अपना पृष्ठ इशू बना दिया। वंदे मातरम कहने में कोई भी गुनाह नहीं है, उसे पढ़ने में भी कोई गुनाह नहीं है। अगर आप उसका तर्जमा देखेंगे तो हरी भरी जमीन, सब्ज बाग, ये हमारा कैसी उसमें कामना हुई है, जो दुआएं हुई हैं। तो और आपने जहां आप ये कहते हैं कि यहाँ देवी देवताओं का के लिए वो है, तो यहाँ तो अल्लाह के रसूल ने तो ये कहा कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है।
और बाप जन्नत का दरवाजा है, तो ये तो सिर्फ इतना है कि ज़बाने यार मंत्र की कि मंत्र की नमी दानम। मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रवाद और इस्लाम दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों साथ चलेंगे। यहाँ मोहम्मद साहब ने ये कहा कि दीन दुनिया अलग नहीं है, इसे साथ लेके चलना है। और अगर मोहम्मद साहब का फलसफा मुसलमानों की समझ में आ जाए, उनकी जीवनी को सही करके पढ़ लें, तो उन्हें भारत माता की जय कहने में, वंदे मातरम बोलने में कोई भी गुरेज नहीं होगा। मगर इन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एजुकेशन को के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया और आम लोगों को एजुकेट नहीं होने दिया। उस एजुकेट ना होने का नतीजा है कि ये इस तरह के इश्यूज पैदा होते हैं। जिस दिन मुसलमान पढ़ जाएंगे, जिस दिन पढ़ लिख लेंगे, तो मैं ये समझता हूँ वो बराबर में आगे बढ़ जाएंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे। ठीक है, तो दिक्कत क्या है शमून कासमी साहब? मतलब शिक्षा की दिक्कत है, राजनीति की दिक्कत है, या लीडरशिप की दिक्कत है? देखिए, इसमें तीनों दिक्कतें हैं। धार्मिक एजुकेशन जिस तरह से उन्हें प्राप्त होनी चाहिए थी, उसे जो है उसकी व्याख्या गलत की गई। मैं आपसे एक मिसाल के तौर से कहना चाहता हूँ, आप कुरान को पूरी जब पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या जब देखेंगे, तो आप हैरत कर जाएंगे। तो उसमें हर चीज का जिक्र है। कहा कि अगर तुमने किसी को नाहक कत्ल कर दिया, तो ऐसा जैसे किसी एक इंसान को नाहक कत्ल करना, फमन क़तल नफ्सन बिगैरि हक़्क़िन औ फसादिन फिल अर्ज़, ऐसा जैसे सारी इंसानियत को कत्ल। यहाँ तो सिर तन से जुदा किनारे लगते हैं। अरे यहाँ तो ये है कि वो जो उसे, यानी इस तरह का इन्होंने माहौल बना दिया कि पता चला जो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हूरें होती हैं वैसे भाई, अरे उसका कंसेप्ट तो सब जगह है। वो इसलिए कहा गया, एक बात बताएं आपसे, ये जो पुनर्जन्म और जन्नत और दोज़ख, स्वर्ग और नरक का क्यों जिक्र आया है? ताकि ये मूर्ख इंसान अपने आप को ठीक करें। अरे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हाँ, कि ताकि ये ठीक रहे। अरे एक बात बताए, पुलिस से क्यों, कानून से क्यों डर लगता है? अगर मर्डर कर देंगे तो जेल में जाएंगे क्यों साहब? हाँ, बिल्कुल। अगर आप ये देखें, तो मैं आपसे ये बताता हूँ, यही अल्लाह पाक ने, उस मालिक कायनात ने, उस ईश्वर ने, इसलिए कि ताकि बंदों को बताया कि अच्छे काम करोगे तो ये मिलेगा, बुरे काम करोगे तो ये मिलेगा। अगर जैसे उसमें कहा गया कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी जोनी में आओगे, वरना तो पता चला कि कहीं किसी के यहाँ, यानी बाद लोग तो कहते हैं कि अगर तुमने जो है वो डॉग की और इसकी बात आती, क्योंकि मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ मुस्कान भाई, आप क्योंकि बड़े विद्वान पत्रकार हैं और बेहतरीन आपकी शैली है, इसीलिए मेरी आपसे मित्रता है कि मैं आपको इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि आप ईमानदारी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि धर्म को जिस दिन समझ लिया, या ये धर्माचार्य जो है, ये तो ठीक करके समझाना चाहते ही नहीं है, क्योंकि इनकी दुकान खत्म हो जाएगी भाई। मतलब चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में, धार्मिक नेतृत्व देश को आगे नहीं ले जा पा रहा। वो तो वही घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। अरे भाई एक बात बताइए, आज ये जो मैंने कह रहा था आपको यहूदियों के बारे में, जो आज पूरी दुनिया के पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी के अंदर है। कैसे कि पहले ये था कि अरे इनके बारे में भी एक बात है आपको बताया। अच्छा। ये भी मुसलमान नहीं पढ़ता, खामा का शोर मचाता है। हब्लुम मिनल्लाहि व हब्लुम मिनन्नास, या तो वो लोग अल्लाह को यानी ईश्वर को के लिए समर्पित हो जाए, या फिर कोई पावर पीछे हो। जिस दिन अमेरिका उसके हाथ से पीछे हाथ खींच लेगा, उस दिन ये खत्म है। ठीक है, तो इसलिए पूरी दुनिया में अगर आप देखें कि संतुलन बिगड़ा हुआ है, मैं ये बात कह सकता हूं कि धर्मों की सीख, धर्म तो है ही सुधारने के लिए। धर्म नाम है करुणा, प्यार और त्याग का। जहां त्याग नहीं, जहां करुणा नहीं, जो प्यार नहीं, वहां धर्म है ही नहीं। किसी के गर्दन रेत देना, ये धर्म कहाँ है? ठीक है, शमून कासमी साहब, मदरसों को 10 साल बाद कहाँ देखना चाह रहे हैं, या देखना ही नहीं चाह रहे कि 10 साल बाद कोई मदरसा ही ना हो, सब उच्च शिक्षा बन जाए? नहीं, देखिए, मदरसे अपनी जगह पे रहेंगे, मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं है, मगर मदरसों को आधुनिक बनाना भी समय की जरूरत है। इसलिए कि उन बच्चों का ये मौलिक अधिकार है कि उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए। लेकिन मदरसा भारत को क्या दे सकता है? नहीं, मदरसों ने तो भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए, मदरसे ने तो APJ अब्दुल कलाम दिया। ऐसा नहीं है कि मदरसों की अहमियत कम हो जाती है, मगर उसे, लेकिन मदरसों की डिग्री का वैल्यू नहीं है, आपने अभी बताया। वही है असल समस्या, वही है कि सरकार को इसी पर काम करना है। और हमारी सरकार, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसी पे हम काम करने जा रहे हैं कि हम उन बच्चों का जिनका मौलिक अधिकार है, उन्हें वो प्राप्त होना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये होगा, तो जो मैंने कहा पहले कि हम कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, हम सब आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं, हम उन्हें पार्वती और शिव जी कह सकते हैं।
एक आखिरी सवाल मेरा ये शमून कासमी साहब, हम कारनामा में आगे भी कई बार बैठते जी, रहेंगे, जी, जी, अभी का वाइंड अप करना होगा। जी, जी, मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको एक अधिकार मिले जी, जी, तो जी। मुस्लिम समाज में क्या बदलना चाहेंगे, कोई एक चीज? अगर ये सारी चीज़ें मैं क्योंकि काल्पनिक है, मैं तो आज भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, आडंबरात से दूर रहना चाहिए और जो अपनी डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें किसी का वोट बैंक नहीं बनना चाहिए, अपने विवेक से काम करना चाहिए। जो भी सरकार अच्छा काम कर रही है उसके साथ आना चाहिए, किसी के लोभ और लालच में आकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और देश क्योंकि सर्वोपरि है, अगर देश नहीं है तो हम नहीं हैं। लेकिन मुस्लिम युवाओं के आप आइडियल बन पाएंगे ये विचार, इन विचारों को लेकर के? मुझे तो शक है, मुझे तो लगता है आप मुस्लिम युवा आपको सुनना ही नहीं चाहेंगे। आप मेरा जब मैं निकलता हूँ, आप लोगों से देखिए, यूथ मुझसे जब मिलता है तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें तो ये बातें बताई नहीं जाती हैं। अच्छा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ईद और जुमे का मकसद है कि आप उस जनरेशन को अच्छी बातें बताइए, अच्छी बातें, मिसाल के तौर से कि जब बच्चा पैदा हो तो बड़ी कॉमन बात है, ये दोनों जगह चलेगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि सबसे पहले जो है कि अब बच्चा जब पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखो, फिर उसे लिखाओ पढ़ाओ, और जब वो जवान हो जाए तो अच्छे परिवार में उसका रिश्ता कर दो। चौथा कोई फर्ज माँ बाप का नहीं है, यानी 3 फर्ज हैं ये। तो अगर ये 3 फर्ज सारे इंसान मिलकर के उसका निर्वहन करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुओं की जनरेशन भी अच्छी होगी, मुसलमानों की भी जनरेशन अच्छी होगी, और ये जो लोग जो उन लोगों से, तथाकथित लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, उससे उनकी दूरी बनेगी। मगर मैं ये कह सकता हूं कि नौजवान भटक सकता है, भटकों से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम की तरफ आए और उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन भी खुशहाल हो। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा शमून कासमी साहब आपका। मुफ्ती शमून कासमी को आप चाहें तो सरकारी मुसलमान कह लें, ये आपका अधिकार है, आपकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने आज के कारनामा में जो कुछ भी कहा, जो भी बातें कही मुसलमानों के हित में, मुसलमानों के मुतालिक, मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं थी। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। मुसलमानों की शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर अगर सवाल उठाए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें भी सच्चाई है। उन्होंने मदरसा एजुकेशन को लेकर के जो कुछ बातें कही वो भी गौर करने वाली बातें हैं। इसके अलावा उन्होंने जो भविष्य मुस्लिमों का इस देश में देखा है, मुझे लगता है कि उनके नजरिए में भी कोई दोष नहीं है। सोच का दायरा बढ़ाना होगा और शिक्षा का दामन थामना होगा। मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें अपने आप काम करेंगी। दोस्तों, ये कारनामा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही हम कोई नया एपिसोड डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कारनामा में अगले किसी मेहमान को हम सफ़र बनाते हुए फौरन आपसे मुखातिब होता हूं। बिना देर किए आपके सामने फिर एक एपिसोड लेकर आता हूं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मुस्कान भाई, मज़ा आया आपके साथ।